चलिए अगले डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। अगला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट अगर डाइपोल इस तरह से रखा गया है, यहां पर माइनस क्यों, यहां पर प्लस क्यों, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, माइनस से प्लस अभी देखा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन पर अगर कोई पॉइंट होता है तो परपेंडिकुलर लाइन इसका मतलब इसका मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर जा रही हो, उस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालना हो इसका मतलब है इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड चाहिए हमें। तो क्या किया हमने, यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन एल और एल है, ये पॉइंट ओ है, माइनस से प्लस की तरफ होता है पी वेक्टर, तो पी वेक्टर को डिफाइन किया गया है। ठीक, अब देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक पी पॉइंट लिया गया है, ये पी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है। इस पी पॉइंट पर हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर फील्ड लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो प्लस से दूर आएगी। प्रीवियस वाले डेरिवेशन में हमने डिस्कस किया था ना कि प्लस से दूर की तरफ फील्ड होता है और माइनस की तरफ आता है, तो इससे दूर की तरफ फील्ड हुआ तो मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड बना E1 बना, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड बना E2 बना, तो E1 की डायरेक्शन ये, E2 की डायरेक्शन ये आ जाएगी। ठीक, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो इस वाले एंगल को थीटा लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, ये थीटा है तो इसको थीटा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर ये थीटा होगा तो इस वाले को थीटा लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया दोनों एंगल थीटा होने वाले, ये E1 ये E2 होगा, ये होगा रिजल्टेंट फील्ड, E मतलब P पॉइंट पर जो होगा E एट पॉइंट P वो रिजल्टेंट फील्ड है। अब यहां से देखो कुछ वैल्यू इस चार्ज से लगाकर कि P की डिस्टेंस क्या है, तो बताओगे ये L है आधा, यहां R डिस्टेंस है, तो यहां पर ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो बन जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर ये वाली वैल्यू भी सेम बनेगी, तो इसको भी लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मान लेते किसी मीडियम में रखे गए जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब हम यहां पर फिर से अप्लाई करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड का फार्मूला। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू पॉइंट चार्ज देखो राइट साइड वाला है, उसकी वजह से P पॉइंट पर अगर हमें फील्ड लिखना है तो फील्ड क्या लिखेंगे, 1/4πε0 K, क्यू डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां की डिस्टेंस देखो कितनी दे रखी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो लिख दिया और उसका स्क्वायर किया तो उसका स्क्वायर रूट हट गया। दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, इस माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पर फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/4πε0 K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का, क्यू डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनेगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस या ये सेपरेशन भी कितना दिया गया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से देखो, दोनों इक्वेशन में जो यहां पर वैल्यू लिखी गई है मैग्नीट्यूड वाइज वो तो सेम लिखी है, तो मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सेम लिखी है, तो हमने कहा कि E1 का मॉड E2 के बराबर है, और उसको हमने मान लिया कि सपोज वो E0 के बराबर है, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, ऐसा मान लिया कि E0 के बराबर है। अब यहां से देखो अगर इस P पॉइंट पर फील्ड लिखा गया है तो E1 इधर है, E2 इधर है, इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करने वाले हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपोनेंट में ऐसे रिजॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं एक रेफरेंस लाइन है, एक वेक्टर इस तरह से थीटा एंगल पर दिया गया है, तो इसके कंपोनेंट कुछ इस तरह से किए जाते हैं। मान लो ये ए है तो इसका इधर जो कंपोनेंट आता है वो ए कॉस थीटा लिखा जाता है जिससे थीटा लगा होता है, और इधर जो कंपोनेंट आता है ए साइन थीटा लिखा जाता है, कुछ इस तरह से पढ़ा होगा वेक्टर में। ठीक है, तो अगर ये हम रिजॉल्व कर लें कंपोनेंट में तो देखो थीटा इधर लगा है, तो E1 का इधर कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा E1 sin थीटा। ठीक है, इस E2 का कंपोनेंट आएगा इधर E2 cos थीटा, इधर E2 sin थीटा। अब ये देखो E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, और यहां पर देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 और E2 सेम है, थीटा की वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहां पर अगर रिजल्टेंट फील्ड लिखना होगा तो रिजल्टेंट फील्ड सिर्फ इन दोनों की वजह से बनेगा, तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड बनेगा, वो कैसा होगा, तो लिख देते हैं रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट O, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 की वैल्यू E0 के बराबर, E2 की वैल्यू E0 के बराबर, दोनों को जोड़ा 2I0 मतलब E0 cos थीटा बन गया, वो वैल्यू रखनी है तो 2 को 2 रख दिया। E0 में क्या रख सकते हैं, तो E0 में हम E1 भी रख सकते हैं, E2 भी रख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो दोनों को रख दिया यहां पर।
तो 1/4πε0 k रख दिया, q डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, किसी की भी वैल्यू रख दो यहां पर। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो किसी ट्रायंगल में भी देख लो, मान लो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं तो यहां पर देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर ये है l, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। इस वाले में देखना है तो देख लो बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों में वैल्यू सेम आएगी, तो ये आ जाएगा l डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी। अब क्या करना है, देखना ध्यान से, यहां पर क्यों लिखा, यहां l लिखा, यहां 2 लिखा है, कुछ याद आ रहा हो, 2ql को p लिखते हैं, तो हमने क्या किया 1/4πε0 k को एक तरफ कर दिया और 2ql को एक साथ कंबाइन, इस 2 इस q और इस l को कंबाइन कर दिया। यहां पर क्या आ जाएगा, तो देखो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में क्या लिखा गया है, यहां पर पावर 1 है और यहां पर स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब होता है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो ये पावर हाफ लिखी गई, ये पावर 1 लिखी गई है और बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 1.5, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर 3/2 हो जाएगा। 2ql है, इस 2ql को हम p लिखने वाले हैं, तो क्या बन गया यहां से 1/4πε0, 2ql को p लिख दिया, यहां बन गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसकी पावर बन गई 3/2। ठीक, अब क्या करना है, जब कुछ ना कहा जाए तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, जनरल फार्मूला है, लेकिन अगर पी पॉइंट बहुत दूर लाई करता है डाइपोल के सेंटर से, देन हम यहां पर एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब एल स्क्वायर को हम यहां इग्नोर कर सकते हैं आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो क्या लिख सकते हैं, ई एट पॉइंट पी 1/4πε0 के पी बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहां पर अगर इसको नेग्लेक्ट करोगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 बनेगी, तो देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहां बन जाएगा आर क्यूब। तो ये फार्मूला होता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो ई एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1/4πε0 के पी डिवाइडेड बाय में आर क्यूब बनेगा। अगेन फॉर एक वैक्यूम और एयर के लिए हम k इज इक्वल टू 1 रखने वाले हैं, तो यहां पर ई एट पॉइंट पी जो बनेगा वो लिखा जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में 4πε0 p डिवाइडेड बाय में आर क्यूब। उम्मीद करते हैं कि ये जो फार्मूला का डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा, फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है इन सब के बारे में डिटेल यहां पर डिस्कशन किया गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो भी आप डायरेक्ट वेक्टर सम लगा करके ऐड कर सकते हैं, बशर्ते E1 और E2 के बीच में एंगल जो लिखना वो 2 थीटा लिखना, तो cos 2 थीटा बनेगा, cos 2 थीटा का फार्मूला ओपन कर देना, रूट से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद में जब वैल्यू निकालेंगे तो अगेन यही वैल्यू फिर से बन जाएगी, यही कंपोनेंट दोबारा बनेगा। तो चाहे जिस मेथड से करें सेम आंसर आने वाला है। तो यहां पर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन, इस तरह से प्रॉपर डेरिवेशन कर सकते हैं।